तो वहां पे वो प्रोडक्ट का प्राइस नहीं लिस्ट कर रहे हैं, वो कर रहे हैं 3000 पर मंथ। मतलब अगर कोई 18,000 की चीज है तो वो उसको 3000 पर मंथ लिख रहे हैं, है ना। वो इस तरह से आपको ट्रैप करते हैं। यार ठीक है, सस्ते में मिल रहा है, बट आपको वो चीज चाहिए क्या? सस्ते में भी ठीक है, 40 का आपको 35 में दे रहा है, बट 35 आप दे तो रहे हो, और उस चीज के लिए जो कि आपको चाहिए नहीं। हाँ, तो अगर आप 50,000 कमा रहे हो और आपका 40,000 का स्पेंड है, 80% में अपना काम चला रहे हो, 20% फिर भी आपके पास कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट Yes. है। पर अगर आप 3 लाख कमा रहे हो और आप फिर भी 3 लाख का ही स्पेंड कर दे रहे हो, तो आप सिर्फ सोसाइटी को दिखाने के लिए वो लाइफस्टाइल जी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू येट अनदर एपिसोड ऑफ मनी मिस्टेक्स। मेरा नाम है तरुण और आप देख रहे हैं अंकित एंड तरुण शो। तो आज हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं। इनका नाम है प्रकाश। प्रकाश 30 साल के हैं और एक इंश्योरेंस कंपनी में काम करते हैं। आगे का इंट्रोडक्शन प्रकाश से खुद ले लेते हैं। हेलो प्रकाश, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। कैसे हो आप? मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हो? मैं एकदम बढ़िया। थोड़ा सा प्रकाश हमारी ऑडियंस को अपने बारे में बता दीजिए। My name is Prakash Kishore. I'm 30 years old. Currently working with a well-known general insurance company and currently working as a senior manager in a reputed general insurance company and currently staying at Noida. ओके, तो मैं ये बताना चाहूंगा कि आज का शूट बहुत ही स्पेशल है मेरे लिए और बहुत ही आरामदायक था, क्योंकि प्रकाश मेरे घर से सिर्फ मुश्किल से 2 किलोमीटर दूर रहते हैं। 5 मिनट लगा इनके घर में आने में। सेटअप में ऑलरेडी बहुत टाइम लग चुका है। हम पिछले 2 घंटे से आपस में बात कर रहे हैं, बट आगे की डिस्कशन जो है वो स्टार्ट करते हैं जल्दी से। तो हम थोड़ा सा आपके फाइनेंसेस के बारे में जानना चाहेंगे, आपके इनकम एक्सपेंडिचर की थोड़ी सी बातें करेंगे और देखेंगे कि आप अपने पर्सनल फाइनेंसेस को किस तरह से मैनेज करते हो। और मुझे लगता है कि ये काफ़ी अच्छा यूज़ केस होगा हमारी ऑडियंस के लिए, सो दैट वो बहुत सारे लोग हैं जो दिल्ली एनसीआर या किसी भी मेट्रो सिटी में रह रहे हैं और मोस्ट लाइकली आपकी एज ग्रुप की बहुत सारी ऑडियंस हमें देख रही है, तो उनके लिए बहुत अच्छा केस स्टडी होगा। ठीक है या तो अगर आप थोड़ा सा मुझे अपने इनकम के बारे में बताना चाहो कि आपका क्या सीटीसी है, क्या इन हैंड मंथली आता है। सो करंटली मेरा CTC अराउंड 18 lakhs है, उसमें से 1/3 इज वेरिएबल पार्ट। तो करंटली आई एम गेटिंग अराउंड 99 to 1 lakh इन हैंड। ओके, तो प्रकाश इनकम का आपने बताया कि रफली 1 लाख पर मंथ आपकी इनकम आ जाती है। तो प्रकाश, अगर हम आपके एक्सपेंडिचर की बात करें और स्पेशली अगर मैं उसको 3-4 कैटेगरी में डिवाइड करूं और सबसे पहले बात करते हैं अकोमोडेशन की, तो आप थोड़ा सा अगर उस पर बताना चाहो कि आपका रेंटेड अपार्टमेंट है या अपना खुद का घर है, किस तरह से आप रहते हो। नहीं, ये तो मेरा करंटली ये मेरा खुद का घर है, मैंने रिसेंटली परचेज किया है। ओके, वेरी नाइस। सो वी आर स्टिल प्लानिंग, अभी मूव किया नहीं हमने। वी आर गोइंग टू मूव इन जनवरी। ओके, कमिंग टू एक्सपेंसेस पार्ट, आधी याद तो वहीं चली जाती है। सो आई विल से कि अराउंड 45K अप्रॉक्स इज माय EMI फॉर दिस प्रॉपर्टी। ओके, सो एकोमोडेशन पे तो वही है, एंड देन मैनेजमेंट के लिए जो भी एक्सपेंसेस होते हैं एज इन की सोसाइटी के मेंटेनेंस के लिए जो हम देते हैं वगैरह। देन माय इलेक्ट्रिसिटी बिल इज देयर, गैस बिल इज देयर, मेड का खर्चा एंड ऑल। आई विल से कि अराउंड 50% ऑफ माय एंटायर सैलरी, अराउंड 50K। अराउंड 50K आपका होम लोन की EMI और रेगुलर घर को मेंटेन करने में एक्सपेंसेस अभी आ रहे हैं। ओके, बाकी आपने इसके लिए कितना लोन लिया था इस प्रॉपर्टी के लिए और कितना डाउन पेमेंट किया था, अगर आप बताना चाहो तो। 80% मेरा फाइनेंस है बैंक से। 80% फाइनेंस है। माय प्रॉपर्टी कॉस्ट इज अराउंड 70 lakhs। उसके ऊपर फिर जो भी रजिस्ट्रेशन के चार्जेस हैं, 2 years का मेंटेनेंस एंड ऑल्सो ओवरऑल इट जो मैंने पे किया है वुड बी अराउंड रफली बिटवीन 76 और 77 फॉर दिस प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग ऑल द रजिस्ट्रेशन पार्ट एंड ऑल। सो उसका 80% वुड बी 56, 70 का 80% इज 56 lakhs जो कि मैंने लोन लिया है, एंड बाकी 20% मैंने खुद पे किया है, एंड बाकी जो रजिस्ट्रेशन के कॉस्ट वगैरह थे वो सारा मैंने खुद पे किया। ठीक है, तो जैसा आपने अभी मेरे को बताया कि आपने अभी रिसेंटली इसे परचेज किया, आप इनफैक्ट आप शिफ्ट भी नहीं हुए हो, अभी आप शिफ्ट होने वाले हो, तो आपको क्या लगता है ये किस तरह का एक्सपीरियंस है आपके लिए? आप रेंटल अपार्टमेंट में रह रहे थे, वो आपको ज़्यादा पसंद आ रहा था, या अब आपको बहुत अच्छा कुछ फील गुड फैक्टर आता है कि मैंने एक अपनी प्रॉपर्टी ओन कर ली है और यहाँ पे रहने में मेरे को ज़्यादा मज़ा आने वाला है? मतलब क्योंकि ये मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि बहुत सारी जो हमारी ऑडियंस है उनका ये हमेशा ये उनके मन में डाउट रहता है कि वो रेंट पे रहें या वो अपना कोई अपार्टमेंट परचेज करें, है ना। और आपने देखा होगा कि जितने भी सोशल मीडिया पे आप वीडियोस देखोगे रेंट वर्सेस बाय के लिए, तो मैथमेटिकली सब लोग आपको यही सजेस्ट करते हैं कि आप रेंट पे रहो, बट आपने इस प्रॉपर्टी को परचेज किया अपने रहने के लिए, तो थोड़ा सा मेरे को बताओगे कि क्या थॉट प्रोसेस रहा था आपका उसमें? ये डिबेट तो चलता रहता है रेंट वर्सेज ये। इनफैक्ट मैंने भी बहुत सारे वीडियोस देखे हैं, एंड आई टू यूज्ड टू थिंक कि सो रेंटिंग अ प्रॉपर्टी ज़्यादा अच्छा है
आप अपने हिसाब से मूव कर सकते हो कहीं और। अभी आप अगर रेंटल इनकम भी चेक करोगे तो प्रॉपर्टीज के रेंटल इनकम आर क्वाइट लो, आई मीन वुड बी बिटवीन 2 to 3%। बट वन थिंग जो हम मेरे हिसाब से जो हम फैक्टर करना भूल जाते हैं, आई मीन प्रॉपर्टी के प्राइसेस हमें ऊपर ही जा रहे हैं। अगर आप एनसीआर में हो, प्रॉपर्टी के प्राइसेस स्काई रॉकेट हो गए बिटवीन लास्ट 1 and 1.5 years। पोस्ट कोविड जो लोग वापस आ रहे हैं उस हिसाब से प्रॉपर्टी के प्राइसेस ऊपर ही जा रहे हैं। एंड बीइंग अ यंगस्टर वी थिंक कि ओके वी विल एक्यूमुलेट सम दिस मच अमाउंट एंड देन हम खरीदेंगे। जितने टाइम में हम वो एक्यूमुलेट करेंगे व्हाट आई थिंक उस हिसाब से प्रॉपर्टी के रेट्स भी तो जा रहे हैं। एंड 10 साल बाद या 15 साल बाद अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, आपको लगता है कि आपको जहाँ भी मैंने जहाँ खरीदा है सेम लोकेलिटी में मुझे चीज़ें मिलेंगी, वो मेरे को अगेन 15-20 किलोमीटर्स आगे मिलेंगे। बिकॉज एरिया डेवलप हो रहा है, इंडिया इज़ अ डेवलपिंग इकोनॉमी, मार्केट का ग्रोथ है। तो व्हाट आई थिंक कि उस हिसाब से मैंने जो डिसीजन लिया है करेंटली, मेरे व्हाट आई अंडरस्टैंड वो डिसीजन मैंने सही लिया है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे लगती है कि जैसे मेरा EMI अभी 45,000 है, ये 45 ही रहने वाला है फॉर नेक्स्ट 10-15-20 ईयर्स। 20 साल बाद 45,000 की वैल्यू में भी अभी के हिसाब से 10,000 के आसपास होगी। एग्जैक्टली। सो वो चीज़ आई डोंट थिंक लोग फैक्टर करते हैं। एंड जो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होते हैं वो सिंपल एप्रिसिएशन के हिसाब से जाते हैं। बट अभी आप मार्केट देखोगे पोस्ट कोविड वो रेट्स कहीं मैच नहीं कर रहे हैं। एग्जैक्टली। इन करेंट सिनेरियो मुझे लग रहा है अभी ये डिसीजन सही है। इट मे हैपन कि कहीं मुझे मूव आउट करना हो, कुछ और करना हो, बट स्टिल आई हैव अ प्रॉपर्टी। और ये अभी के सिनेरियो में तो ये चीज़ अप्रिशिएट ही करने वाली है। इट्स नॉट गोइंग टू गो डाउन। एरिया अंडर डेवलपमेंट है, अभी और डेवलप होगा। पास में हमारे मॉल्स हैं, इंडस्ट्रियल स्पेस डेवलप हो रहा है। प्रॉपर्टी सोसाइटी के जस्ट आगे MBA कॉलेज है। पास में काफ़ी रेप्यूटेड 3-4 स्कूल्स हैं, वॉकिंग डिस्टेंस पे। यू कैन लिटरली वॉक एंड गो देयर। एंड अभी वो बहुत सारे स्पेस डेवलप हो रहे हैं। तो आई थिंक जो हम लोग सोचते रहते हैं ना कि एक्यूमुलेट होगा, हम लेंगे, वो मेरे हिसाब से अगर आप इफ इट्स पॉसिबल फॉर यू तो आप ले सकते हो, आप अगर वो मैनेज कर सको। मुझे लगता है प्रैक्टिकली वो थोड़ा सा टफ हो जाता है। या तो लोग इतने ज़्यादा नंबर्स पे फोकस्ड रहे कि वो शुरुआत से ऐसी प्लानिंग करते रहे कि मेरे को आज से लेट से 5 साल बाद या 10 साल बाद कोई प्रॉपर्टी लेनी है और 10 साल बाद उसकी क्या वैल्यू होने वाली है, उस हिसाब से आज से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दें, तब तो वो बहुत सही है। बट जैसे होता है ना कि आपने एक बहुत बढ़िया पॉइंट बोला कि आपको यहाँ कहीं मूव नहीं करना है, आपको यहीं रहना है। फ्लेक्सिबिलिटी देता है रेंटल। अगर आपको, जैसे आप इंश्योरेंस सेक्टर में हो, लोग IT सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर, इनमें बहुत सारी जॉब्स और मेट्रो सिटीज़ में भी है। तो अगर किसी को मूव करना है बहुत ज़्यादा तो मुझे लगता है कि रेंटल बढ़िया है। बट एक बहुत इंपॉर्टेंट जो मुझे पर्सनली फैक्टर लगता है वो है पीस ऑफ माइंड। अगर आप अपनी एक प्रॉपर्टी परचेज कर लेते हो और उसमें रहने लग जाते हो, ऑल्दो आप जिसमें रह रहे हो वो आपके लिए चाहे कितना भी अप्रिशिएट कर जाए, जैसे आपने बताया कि एरिया भी अंडर डेवलपमेंट है, इसका ये बहुत अप्रिशिएट करने वाला है, बट आप उसमें रह रहे हो तो वो आपके लिए एक एसेट नहीं है, एक तरीके से लाइबिलिटी होता है। उसके आप मेंटेनेंस पे खर्च कर रहे होते हो, सब कुछ कर रहे होते हो, है ना। तो वो आपके लिए एसेट तो नहीं है, बट आप कभी यहाँ से मूव आउट करने जाओगे तब वो आपके लिए एसेट बन जाएगा। उतने टाइम के लिए, लेट से वो 5 साल है, वो 10 साल है, उतने टाइम के लिए जो आपको मेंटल पीस मिलेगा वो मुझे लगता है वो बहुत ज़रूरी चीज़ है आज की डेट में। खासकर IT और इन सब जॉब्स में जितना प्रेशर आजकल है, स्ट्रेस लोग झेलते हैं, उसमें अगर आपको सुकून का अपना घर मिले कि आप शाम को ऑफिस से आओ, अपना घर में बैठो, तो वो ज़्यादा बढ़िया चीज़ है मेरे ख्याल से। हाँ डेफिनेटली मेंटल पीस बहुत मैटर करती है। इसमें एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा। मेरी फर्स्ट जॉब जो थी इट वॉज इन बी टाउन रांची। मैं वहाँ रहा 1.5 साल, अराउंड 1 साल 8 महीने। वहाँ चीज़ें खरीदी, वहाँ से जब मूव हुआ आधी चीज़ें वहीं छोड़ के आया। देन मैं मुंबई में रहा, मुंबई में भी 2 जगह मैंने घर चेंज किया, आधी चीज़ मैं वहीं छोड़ दिया, चीज़ें वहाँ भी खरीदी। जैसे मैं अभी यहाँ आया, यहाँ मैं जो खरीदूंगा आई एम गोइंग टू यूज इट फॉर एटलीस्ट नेक्स्ट 5 years। तो वो चीज़ें भी हैं, मतलब मैंने वहाँ जो चीज़ वेल्थ एक्यूमुलेट किया उसमें से आधी चीज़ तो मैंने वहीं छोड़ दी, तो वो चीज़ मेरे लिए यूज़ के लिए तो है नहीं अभी। तो एक वो चीज़ है, अगर आपने माइंड मेकअप कर लिया कि आपको इसी एरिया में रहना है, दिस इज द प्लेस, तो आई थिंक ये बेटर डिसीजन होगा, आई मीन टू गो फॉर अ प्रॉपर्टी। अगर आपके लिए पॉसिबल है तो ऐसा नहीं कि आप 70-80% ऑफ योर इन हैंड सैलरी आप EMI में दे रहे हो तो कोई वो मतलब नहीं बनता। बट अगर आपके लिए मैनेजेबल है एंड यू थिंक दैट यू हैव सम फाइनेंशियल डिसिप्लिन जो आप मैनेज कर सकते हो, तो इट्स अ गुड ऑप्शन। आई मीन आप उसके लिए जा सकते हो आगे। तो अच्छा, इसमें प्रकाश में एक बात और ऐड करना चाहूँगा। जैसे हम लोग बहुत आजकल YouTube वीडियोस वगैरह बहुत देख रहे होते हैं और उसमें घर खरीदने के बहुत सिंपल सा रूल बताया जा रहा होता है, 3-20-30-40 रूल, जिसमें जो आपके घर की वैल्यू है वो आपकी ईयरली इनकम के 3 गुने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो अगर हम ऐसे बात करें, आपने एक रूल वो ब्रेक कर दिया है वहाँ पे कि आपने अपनी इनकम से काफ़ी ज़्यादा ऊपर जाकर एक घर खरीदा है, तो उसमें जो 30% है वो ये कहता है कि हमारी EMI जो है
वो मंथली इनकम के 30% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आपकी वो मंथली ईएमआई जो है वो अप्रोक्सीमेटली 50% है, ठीक है। इस पे मैं आपसे एक कंटिन्यूएशन में एक सवाल पूछना चाहूंगा, क्या इसके अलावा आपके पास कोई और ईएमआई का बर्डन है? नहीं, मेरा ये पहला ईएमआई था। Okay. पहला लोन, इतना बड़ा कर्जा पहली बार लिया मैंने, कभी लिया नहीं। एंड कमिंग टू दैट रूल जो आप बोल रहे हो, ये रूल सबके लिए सिमिलरली अप्लाई नहीं हो सकता। एग्जैक्टली। व्हाट आई थिंक कि एज ए पर्सन मैं थोड़ा फाइनेंशियल डिसिप्लिन हूँ, एंड बीइंग फाइनेंशियल डिसिप्लिन डजंट मीन कि आप वो क्या बोलते हैं कंजूस। इट्स नॉट कंजूस, आप यू स्पेंड वाइजली। करेक्ट। सो आई विल गिव यू एन एग्जांपल। बहुत लोगों के लिए काफी कॉमन होगा। आप आईफोन यूज करते हो? मैं पर्सनली नहीं करता। नहीं करते? मेरी वाइफ करती है। हाँ, साक्षी यूज करती है। कोई मुझे बोले, मैंने बहुतों को देखा है जो आईफोन यूज करते हैं। मेरे लिए मेरे फोन का यूज बस ये है, फोन आना, व्हाट्सएप। आई लाइक वॉचिंग वेब सीरीज वगैरह, तो टीवी पे कभी बेड पे लेट के देखने का हुआ तो मैं फोन में देखता हूँ। मेरे अलावा मेरे फोन का उससे ज्यादा यूज है नहीं। एग्जैक्टली, मेरा एग्जैक्टली सेम, व्हाट्सएप यूज करना, कॉलिंग करना। तो एक सोसाइटी को दिखाने के लिए मैं अगर एप्पल का फोन ले लूँ कोई भी महंगा, मेरे लिए क्या यूज है उसका? एग्जैक्टली। मेरे लिए वो मेरा रेंज जो जाता है वो मेरा 15 से 20 के का रेंज है, एंड आई एम कम्प्लीटली फाइन विद दैट। उसमें जो मेरे को फीचर्स चाहिए उससे ज्यादा ही है यार। मेरे को वो चीजें जो थी ना, जो मैंने बताया, वो मेरे को 10-11 हज़ार के फोन में भी मिलता, उससे ज्यादा का ही मैंने लिया है। तो मैं वो कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप फाइनेंशियली डिसिप्लिन्ड हो, चीजें आप थोड़े सोच समझ के खर्चा करो, तो ये काफी मैनेजेबल है। एंड कमिंग टू कि ठीक है, अभी ये मेरा अराउंड 45 to 50% ऑफ माई इन हैंड सैलरी है, बट ये एक साल बाद नहीं होगा। एक साल बाद ये वैल्यू घटेगी, एक साल बाद नेक्स्ट एक साल बाद वो वही उसी रेंज में आने वाला है। बट मे बी मैंने जो प्रॉपर्टी अभी खरीदी है वो उसका प्राइस वो नहीं रहने वाला। आई मीन मैं अगर एनसीआर का ही बताऊं तो विद इन 6 months मेरे इस प्रॉपर्टी का रेट अराउंड 8 to 9 lakhs का एप्रिसिएशन आया है, जो मैंने आसपास के मार्केट में पता किया है। तो अगर आप ये 6 या 7 महीने में इतना डिफरेंस आ रहा है, तो आई थिंक अगर आपके लिए पॉसिबल हो तो वी कैन कंटिन्यू विद इट। हाँ, करेक्ट। जैसे आपने एक बहुत बढ़िया पॉइंट टच किया कि आपने आईफोन का एग्जांपल लिया, उस पे मेरे को बहुत अच्छी चीज याद आ रही है कि आजकल ना लोग ईएमआई के ट्रैप में और इस विशियस साइकिल में फंसते चले जा रहे हैं। खासकर जो Amazon, मिंत्रा और इन सब पे शॉपिंग एप्स इतनी आ गई ना आजकल, वो एक विशियस साइकिल है। लोग उस ईएमआई ट्रैप में फंसते चले जा रहे हैं। अगर आपने देखा होगा, अभी Amazon और फ्लिपकार्ट पे सेल आई थी अभी कुछ दिन पहले, तो वहां पे वो प्रोडक्ट का प्राइस नहीं लिस्ट कर रहे हैं, वो कर रहे हैं 3000 पर मंथ। मतलब अगर कोई 18,000 की चीज है तो वो उसको 3000 पर मंथ लिख रहे हैं, सो दैट आपको इजी टू अफोर्ड लगे, है ना। वो इस तरह से आपको ट्रैप करते हैं। मेरा एग्जैक्टली यही मानना है फोन्स वगैरह के मामले में। मैं कभी भी आईफोन को प्रेफर नहीं करता। उसके लिए मेरा बड़ा बेसिक सा स्कूल ऑफ थॉट है, भाई आज अगर मैं होंडा सिटी अफोर्ड कर सकता हूँ, देश का जो सबसे अमीर आदमी है वो शायद जैगवार, लैंड रोवर को अफोर्ड कर सकता होगा, तो वो चीज अफोर्ड कर रहा है इसलिए ले पा रहा है। मैं इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में चलने वाला सबसे महंगा फोन कैसे अफोर्ड कर सकता हूँ? मैं उतना थोड़ी ना कमाता हूँ, है ना। तो मेरे को अपनी पॉकेट के हिसाब से अपना फोन लेना चाहिए। एग्जैक्टली, है ना। एंड कमिंग टू दैट ईएमआई ट्रैप, एक और होता है, इतना % ऑफ मिल रहा है, इतना थोड़ा सस्ते में मिल रहा है। यार ठीक है, सस्ते में मिल रहा है, बट आपको वो चीज चाहिए क्या? सस्ते में भी ठीक है, 40 का आपको 35 में दे रहा है, बट 35 आप दे तो रहे हो, और उस चीज के लिए जो कि आपको चाहिए नहीं। तो उस हिसाब से ये ट्रैप्स तो बहुत चल ही रहे हैं। एंड सेकेंडली मैं ये भी बोलूंगा कि सो इसको आप वाइजली भी यूज कर सकते हो। जैसे करेंटली अभी अमेजॉन का सेल चल रहा है, मुझे मूविंग करना है, तो क्रेडिट कार्ड के ऑफर्स हैं, आई एम यूजिंग दोस। मेरे को कुछ चीजें जो बाद में भी खरीदनी थी, अभी मेरे को चीप प्राइस पे मिल रहा है, तो आई एम यूजिंग दोस। मैंने देखा मेरे पीछे यहाँ पे फ्रिज पड़ा है ना, वो लिया है, वॉशिंग मशीन पड़ा है। ये सारा कुछ जनवरी एंड से ही यूज होने वाला है, बट क्योंकि अब अच्छे प्राइस में मिल रहा था, एसबीआई कार्ड, क्रेडिट कार्ड पे ऑफर्स थे, 10% एक्स्ट्रा। तो हाँ, वही है। तो चीजें आप ढंग से भी यूज कर सकते हो, एंड ट्रैप्स तो हैं। अब मैं जैसे ही मैं रेफ्रिजरेटर लेने जा रहा था, मेनी पीपल एडवाइस मी और बड़ा ले लो। यार मैं और मेरी वाइफ रहने वाले हैं, मॉम डैड आ सकते हैं, 2-3 महीने के लिए रहेंगे। फ्यूचर में अगर फैमिली मैंने एक्सपैंड भी की, तो 3-4 लोगों के हिसाब से मोर देन एनफ है। तो जस्ट टू शो द सोसाइटी कि मैं इतना बड़ा लेके कुछ दिखाऊंगा, दिखावे के हिसाब से तो फिर अब मैं 1 लाख क्या मैं 2 लाख अर्न करूँ, वो भी एनफ नहीं होने वाला होता है। आई मीन लोग यूट्यूब वीडियोस देखते हैं, तो वहाँ एक बहुत अच्छे वीडियोस भी हैं जहाँ लोग ये बोलते हैं कि अगर आप अपने एक्सपेंसेस एंड जो आपका मतलब पैसे आपके हाथ में आ रहे हैं, आई मीन स्पेंड कर रहे हो, उसके बीच में डिफरेंस होना चाहिए। अगर आप 2 लाख 3 लाख भी कमा रहे हो एंड उस हिसाब से अगर आप 3.5 लाख स्पेंड कर रहे हो, मेरे हिसाब से यार आप गरीब होते जा रहे हो। अगर आप 50,000 कमा रहे हो और आपका 40,000 का स्पेंड है, तो आप 80% में अपना काम चला रहे हो, 20% फिर भी आपके पास कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट है। पर अगर आप 3 लाख कमा रहे हो और आप फिर भी 3 लाख का ही स्पेंड कर दे रहे हो, तो आप सिर्फ सोसाइटी को दिखाने के लिए वो लाइफस्टाइल जी रहे हो। यस, एंड
इसमें ये चीज़ भी है कि ऐसा नहीं कि आप अपने कुछ भी नेसेसिटी से कंप्रोमाइज़ कर रहे हो, आप कंफर्टेबल लाइफस्टाइल मेंटेन कर सकते हो। आई मीन मेरा ये जो फ्रिज है मेरा वो काम कर ही रहा है, मेरा वॉशिंग मशीन वही काम कर रहा है और मैं इसको 5 साल तक अभी यूज़ करूंगा। बिल्कुल। बट किसी को दिखाने के लिए मैं यहाँ अगर 65 इंच या 70 इंच का बड़ा सा टीवी ले लूँ और जो कि मैं देखूँ ही नहीं, तो वो कोई मतलब का नहीं है। तो प्रकाश, इसके अलावा हम अगर आपकी अकोमोडेशन के अलावा और बातें करें कि आप फूड ग्रोसरी वगैरह पे क्या स्पेंड करते हो, एक रफ एस्टिमेशन? फूडिंग के लिए 20K वुड बी एनफ। ट्रैवलिंग बिकॉज मुझे वीक में 2 या 3 बार ही जाना होता है एंड आई यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट मोस्टली, वहाँ अराउंड 4K वुड बी, जो कि है रफली मतलब 20,000 खाने पीने का खर्चा, हाँ। 4-5,000 आपका ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है। हाँ। इसके अलावा कुछ आप शॉपिंग एंटरटेनमेंट स्पेंड करते हो, उसका एक रफ एस्टिमेशन? आई मीन व्हाट करेंटली आई एम प्लानिंग कि मैं 10% ऑफ माई सैलरी एटलीस्ट सेव करूँ। एंटरटेनमेंट एंड ऑल वुड बी अराउंड 15-20K। दैट्स व्हाट आई एम प्लानिंग राइट नाउ। अब कितना ये पॉसिबल है नहीं, बिकॉज आई एम ऑल्सो स्टार्टिंग अ न्यू लाइफ। आई मीन सारी चीज़ें नहीं है करेंटली अभी, क्योंकि मुझे यहाँ चीज़ें सेटअप भी करनी है, तो मे बी मैं अभी करेंटली वो 10K नहीं सेव कर पाऊँ, बट आई वॉन्ट कि फ्यूचर में चल के एंड आई विल डेफिनेटली ट्राई कि मैं ये इतना तो एटलीस्ट, बिकॉज जो भी आप सेव करते हो ये आपको एक तरह से आई मीन एक फाइनेंशियल फ्रीडम है। सो वॉट एवर यू सेव इज लाइक बैकबोन, थोड़ा आपको डिफिकल्ट टाइम्स में हमेशा हेल्प करता है। करेक्ट। जैसे मैं इमरजेंसी फंड की बात करते हैं कि आपके पास एटलीस्ट 6 to 12 मंथ्स का इमरजेंसी फंड होना चाहिए, सो दैट अगर कुछ खराब सिचुएशन हुई तो एटलीस्ट वी हैव सम बैकिंग, सो दैट उससे आपका EMI जानी होती है, लोन्स होते हैं, होम लोन होते हैं, लोगों के क्रेडिट कार्ड के बिल होते हैं, एटलीस्ट वो चीज़ निकलती रहे। इन द मीन टाइम आप अपना जितना रिवाइव कर सको उतना कर लो। प्रकाश, अगर हम आपकी इंश्योरेंसेस पे टच करना चाहें तो किस तरह के, आप क्योंकि खुद इंश्योरेंस कंपनी में जॉब करते हो, तो आई एम प्रीटी श्योर कि आपने इंश्योरेंसेस काफ़ी अच्छे तरीके से मैनेज कर रखे होंगे। थोड़ा सा हमारी ऑडियंस के लिए हमें बता दो कि आपने कौन कौन से इंश्योरेंस ले रखे हैं और किस किस अमाउंट के हैं। मैंने टर्म प्लान ले रखा है, दैट वाज द फर्स्ट थिंग जो कि मैंने लिया, वो अभी 1 CR का है एंड आई हैव द ऑप्शन टू इंक्रीज इट टू 1.5 CR। आई एम प्लानिंग कि मैं ये भी अभी फ्यूचर में थोड़ा सा बढ़ाऊँ। दो इसके अलावा मेरी कंपनी ने खुद का मेरे को अराउंड 50 लाख का टर्म प्लान अलग से दे रखा है, बट कंसिडरिंग जिस हिसाब से इन्फ्लेशन हो रहा है, एक्सपेंसेस लोगों के बढ़ रहे हैं, तो आई एम प्लानिंग कि ये भी मैं थोड़ा बढ़ाऊँ। हेल्थ इंश्योरेंस मेरे कंपनी के साइड से भी है मेरे लिए, उसके अलावा मैंने खुद का एक अलग से भी ले रखा है जस्ट फॉर फ्यूचर पर्पस के हिसाब से, एक वो है। एंड हेल्थ मैं अपनी फैमिली का भी मैनेज करता हूँ, दो माई डैड हैज़ ग्रुप इंश्योरेंस प्लान फ्रॉम हिज ओल्ड कंपनी, स्टिल उसके ऊपर ही मैंने टॉप अप प्लान वगैरह ले रखा है, केटर कोई हायर एक्सपेंसेस वगैरह आ जाए तो इन दिस पार्ट आई थिंक। तो आपने अपना एक बेसिक मेडिकल कितने का ले रखा है और उसके ऊपर टॉप अप कितने का ले रखा है? मैंने अभी करंटली बेसिक मेडिकल मेरी कंपनी के साइड से मेरे लिए 5 लाख का है एंड मैंने 20 lakhs फॉर मी एंड माई वाइफ अलग से ले रखा है। सिमिलरली डैड का उनके एक्स एम्प्लॉयज एसोसिएशन की तरफ से 4 लाख का है, इसके अलावा मैंने 15 lakhs का उनके लिए अलग से ले रखा है। ठीक है। तो प्रकाश, हम थोड़ा सा आगे अगर बढ़े, आपके इन्वेस्टमेंट्स की बात करें तो कुछ मेरे को आइडिया देना चाहोगे कि आप किस तरह से इन्वेस्टमेंट्स करते भी हो या नहीं है, या आगे के क्या प्लान्स हैं आपके? इन्वेस्टमेंट मैं करता हूँ। आई स्टार्टेड वर्किंग 2016 से जॉब स्टार्ट किया एंड इन्वेस्टमेंट मैंने 2017 से स्टार्ट किया। इट वाज थ्रू म्यूचुअल फंड में मैंने इन्वेस्टमेंट चालू किया एंड इट वाज थ्रू एजेंट ओनली, जो म्यूचुअल फंड एजेंट वगैरह होते हैं उसके थ्रू स्टार्टिंग में मिनिमल अमाउंट ऑफ माई सैलरी यूज्ड टू गो इन दैट। फिर 2019 से मैंने खुद मैनेज करना स्टार्ट किया थ्रू एन ऐप, वो भी म्यूचुअल फंड ही था। ड्यूरिंग कोविड टाइम्स मैंने फिर स्टॉक्स वगैरह स्पेसिफिक उसमें भी इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट किया, बट इन्वेस्टमेंट नॉट ट्रेडिंग, बिकॉज उतना टाइम होता भी नहीं है ट्रेडिंग के लिए। स्टॉक्स वगैरह लेना भी चालू किया है मैंने। क्या मंथली बेसिस पे अभी आपकी वो SIPs चल रही हैं जो आपने म्यूचुअल फंड्स के बारे में बताया? करंटली लास्ट 3 मंथ से नहीं चल रही। वो SIPs जो रेगुलर वाली थी वो एक्चुअली टैक्स सेवर थी एंड क्योंकि मैंने अब लोन ले लिया है तो वो वहाँ से मैं यूज कर सकता हूँ एंड मेरा प्लान यही था कि अब मैं खुद के अपने हिसाब से अदर देन टैक्स सेवर जो भी म्यूचुअल फंड्स वगैरह हैं उधर इन्वेस्ट करूँ। तो सिंस आई एम प्लानिंग टू मूव राइट नाउ, तो थोड़े एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं, तो करेंटली ये नहीं है, बट या आई डेफिनेटली वांट कि एटलीस्ट 10% ऑफ माई सैलरी मैं एवरी मंथ तो सेव करूँ। थोड़ा सा अभी शायद मुश्किल होगा आपके लिए क्योंकि अभी आपका होम लोन का काफी बड़ा चंक है और जो आपने एक्सपेंडिचर्स बताए वो क्लोज टू 90-95,000 ऑलरेडी है। बट हाँ, लोगों की सैलरी ग्रेजुअली बढ़ती है तो आप उसको तब अकम्प्लिश कर सकते हैं। डेफिनेटली। एक मेरे को ये बताएंगे आप कि जो आपने ELSS चालू किया था उससे पहले आपने बताया कि आपने ब्रोकर के थ्रू म्यूचुअल फंड लिए थे, तो क्या वो ब्रोकर वाले फंड्स अभी भी चल रहे हैं
या अब आपने उनको डायरेक्ट प्लान में चेंज करा लिया है? मैंने डायरेक्ट प्लान में चेंज करवा लिया दैट्स है। रियली गुड। या बिकॉज वो उतना एक्सपेंसेस उनको क्यों देना करेक्ट है। करेक्ट करेक्ट। आई कैन मैनेज माई सेल्फ। म्यूचुअल फंड तो खुद से मैनेज कर सकते हैं हम लोग। और क्या, हाँ इतना तो हो ही सकता है। तो प्रकाश, अभी मेरे को ना आपका पूरा पोर्टफोलियो समझ के ऐसा लग रहा है कि आपका जो पूरा अपना पोर्टफोलियो है वो काफी ज्यादा रियल एस्टेट हैवी हो गया है। आपने इंटेंशनली नहीं किया है बट वो हो गया है, ठीक है। तो ऑब्वियसली मेरा यही आपको सजेशन रहेगा आगे चल के कि जैसे जैसे ग्रेजुअली आपकी सैलरी बढ़ती है, आप धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट्स अपनी म्यूचुअल फंड्स एसआईपी की तरफ बढ़ाते रहिए और कोशिश करिए 10% का आपका टारगेट है, एटलीस्ट नेक्स्ट ईयर तक आप इसको 20% का टारगेट रखिए कि एक्स अगर आपकी सैलरी है तो 20% ऑफ द एक्स अमाउंट आपका इन्वेस्टमेंट में जाना ही चाहिए। वो हो सकता है कि आप किस भी तरह से एलोकेट करना चाहो, वो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप फंड्स में डिस्ट्रीब्यूटेड रहे, बट वहाँ से आपको थोड़ी सी लिक्विडिटी मिलती रहेगी क्योंकि ये प्रॉपर्टी जो है वो इमूवेबल एसेट है। अगर आपको कल को 10-20 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी तो इस प्रॉपर्टी से आपको पैसे नहीं निकाल सकते क्योंकि आप इसमें खुद रह रहे हो। इसके लिए आपने बताया जैसे कि इमरजेंसी फंड आपके पास है, उसके अलावा आप अगर इन्वेस्टमेंट्स को अपने थोड़ा सा और डाइवर्सिफाई करोगे तो वो आपके लिए बेटर रहेगा। आपका आगे कुछ ऐसा पैसों से रिलेटेड कुछ गोल है, आप उसको अचीव करना चाहो, मान लो रिटायरमेंट प्लानिंग या कोई और गोल है, या मे भी अगर आप हम ऐसा डिस्कस करना चाहो कि ग्रोइंग अप आपका पैसों के साथ कैसा रिलेशनशिप रहा है? ग्रोइंग अप तो आई एम अ स्मॉल टाउन गाय, और अगर मैं अपनी फैमिली के हिसाब से बताऊं तो जो मेरे डैड ने किया सिमिलर चीज़ मैं भी कर रहा हूँ। बिकॉज मेरी फैमिली बेसिकली माई ग्रैंड फादर ही वॉज अ हेड मास्टर गवर्नमेंट स्कूल में, एंड डैड 3 भाई थे, तो सेकेंड नंबर पे पापा हैं, तो ही मूव्ड आउट टू सिटी। सिमिलर चीज़ मैं अब कर रहा हूँ, फ्रॉम अ स्मॉल सिटी टू बिग सिटी। सो वो है। एंड व्हाट फ्यूचर में मैं चाहता हूँ कि एक थोड़ा फाइनेंशियल फ्रीडम रहे मेरे एंड पे। मैं इनफैक्ट वही ट्राई भी कर रहा था, फिर बीच में ये थोड़ा घर वाला प्लान आ गया, सो चेंज माई माइंड। बट आई रियली वांट कि थोड़ा सा फाइनेंशियल फ्रीडम, एज इन कि मेरे एक्सपेंसेस मेरे कंट्रोल में रहे, एंड एटलीस्ट मैं उतना अर्न करूँ कि सो मेरे पास प्रॉपर सेविंग हो। एंड अगर मैं कल काम नहीं करना चाहूँ, आई थिंक ये आजकल हमारे जनरेशन का सबका ही ड्रीम है कि आप अपने हिसाब से काम करना चाहो। करेक्ट। तो वही मैं भी चाहता हूँ। रिटायरमेंट प्लान का मैंने एज सच अभी कुछ वैसा सोचा नहीं है। वॉट एवर आई एम जो मैं भी अभी SIP वगैरह में डालूंगा या जो पहले डाल रखा है वही है। स्पेसिफिक कुछ एक अलग से रिटायरमेंट प्लान मैंने नहीं ले रखा है। एंड रिटायरमेंट पार्ट में वही, आई मीन आई वांट कि आगे चल के मे बी 10 years डाउन द लाइन आई थोड़ा इतना इनफ वेल्थ एक्यूमुलेट कर लूँ कि अपने हिसाब से फिर मैं काम कर पाऊँ। अभी तो यही गोल है। अभी मतलब जितना हमने डिस्कशन किया उस हिसाब से आप, मुझे लग रहा है कि फाइनेंशियल वाइज काफी सॉर्टेड हो। हाँ। एक ये रियल एस्टेट परचेज जो क्योंकि काफी लोगों का ड्रीम होता है, आपका भी रहा होगा, तो वो ले लिया, तो इस वजह से थोड़ा सा डिसबैलेंस हुआ है। पर मुझे लगता है कि ऐसा फेज लोगों की लाइफ में आता है और 1-2 साल में लोग उससे रिकवर कर जाते हैं। हाँ वही है, मैं ये नहीं बोलूंगा बिल्कुल 100% कंफर्टेबल स्टेज में हूँ, बट इट्स मैनेजेबल। एंड यार अब सोसाइटी में इज्जत चाहिए तो घर पर तो लेना पड़ेगा। तो वो है, कभी आपको थोड़े डिफिकल्ट डिसीजन लेने पड़ते हैं, हर एक चीज हमेशा स्मूथ नहीं हो सकता, बट आई थिंक आई विल बी एबल टू मैनेज इट क्वाइट कंफर्टेबली। वैसा डिजास्टरस ना हो तब तक मैं थिंक स्मूथली ये मैनेज हो जाएगा। देखते हैं आगे कैसा जाता है। तो आपको कुछ ऐसा कुछ याद है कि आपको कि आपने कुछ फाइनेंशियल ब्लंडर या कुछ फाइनेंशियल मिस्टेक करी हो? जैसे हम बात करें कि हमारे एपिसोड का नाम ही मनी मिस्टेक है, तो ये एक पॉइंट है जो मैंने लास्ट के लिए बचा के रखा था कि मैं आपसे जानना चाहूंगा कि कोई ऐसी मनी मिस्टेक आपको याद है जो आपने कुछ ब्लंडर किया हो हाल फिलहाल में या थोड़ा पहले लाइफ में कभी भी, वो एक बार आप शेयर करो। ब्लंडर एज सच तो नहीं, मे बी जब जॉब स्टार्ट किया था तब से थोड़ा इन्वेस्टमेंट चालू करता तो स्विच मारा था यार काफी कम हाइक पे। अच्छा। वही एक है। काफी कम मतलब कितनी हाइक? यार कुछ 10% पे एक बी टाउन से मैं मुंबई मूव हो गया था, पहला स्विच था मेरा। सो आई वाजंट अवेयर, एंड ये भी होता है कि पहली जॉब थी, दैट आई वाजंट एंजॉयिंग अ लॉट। देख रहा था दोस्त लोग भी एंजॉय कर रहे हैं, मजे कर रहे हैं, मुंबई पुणे सब जगह। माय फर्स्ट जॉब वाज एट रांची, छोटा शहर है, दो इट वाज क्लोजर टू माय होम टाउन, बट स्टिल ये आपके लिए एक नया शहर होता है, यू डोंट नो एनीवन। आई मीन अगर वीकेंड को आप रुक जाओ तो कोई बात करने को भी नहीं है। तो था वैसा, दैट वाज अ सिचुएशन। आई मीन ठीक है, उस हिसाब से जो मेरे को सही लगा, बिकॉज वो ठीक डिसीजन भी था कि मुझे मैं बाहर निकला एंड देन बाकी चीजें भी एक्सप्लोर की, बट स्टिल यार थोड़ा और हाइक तो मार लेना था। मतलब 10% मेट्रोज में हाँ, रेंट ही उससे ज्यादा होगा। हाँ आपको इंक्रीमेंट मिला होगा। हाँ जितना इंक्रीमेंट उससे ज़्यादा तो रेंट हो गया मेरा, तो वो था। सो वही है कि उसके बाद से मैंने थोड़ा सोचा कि नहीं यार
आप जो काम करते हो उसका थोड़ा वर्थ समझो, एंड थोड़ा यार अगली बार मूव स्विच करने से पहले सोच बट लिया उसको करो। आपने काउंटर कर लिया मुंबई से नोएडा शिफ्ट होने के लिए, हाँ, यहाँ आपने हाइक ली होगी और रेंट कम हो गया होगा। हाँ, यहाँ का फिर वो हो गया कि हाँ ठीक है, यहाँ हाइक लिया। और क्योंकि जनरली क्या होता है ना, मुंबई से लोग अगर, मैंने अपने सीनियर्स को देखा है, मतलब कॉलेज सीनियर्स, उनको अगर मुंबई से अगर एनसीआर में आना हो ना तो बहुत मुश्किल होता है। कितने लोग सेम सैलरी पे आए हैं, इनफैक्ट हाँ। कुछ का मैंने सुना है कि थोड़ा कम करके भी आए हम हैं। पे भी आ जाते हैं। हाँ हाँ, तो बट दैट वाजंट, मैं थोड़ा जो भी हाइक लेके आया तो इस सिटी के हिसाब से तो ठीक यार, वो वाला इधर मैनेज कर लिया, ठीक है। और अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक मैं सही चल रहा हूँ, कोई ज़्यादा कुछ लोन वोन मैं लेता नहीं। आई यूज़ क्रेडिट कार्ड्स, बट वो भी बिल्कुल टाइमली पे करता हूँ। सही है यार प्रकाश, बहुत अच्छा लगा यार तुमसे बात करके, काफी अच्छे तरीके से चीजों को मैनेज कर रखा है आपने, ये काफी अप्रिशिएबल चीज है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द शो। ठीक है, नाइस मीटिंग यू। थैंक यू। ओके गाइस, सो इसी के साथ हम इस एपिसोड को खत्म करते हैं। प्रकाश से बात करके बहुत ही अच्छा लगा, पर आप अगर चाहते हो कि हम आपके घर पे आकर कुछ इसी तरह का एपिसोड शूट करें, आपकी मनी मिस्टेक्स के बारे में बात करें, आपके रिटायरमेंट प्लानिंग, आपके कोई भी गोल हो उनके बारे में आप हमसे पूछना चाहो तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म होगा, उस फॉर्म को भर देना एंड देन विल कनेक्ट टू यू। बाय बाय।